ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। रूस को चीन के पाले से निकालते ट्रंप। इस समय आप देख रहे हैं कि रूस का झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि रूस को अमेरिका अपने पाले में करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है और ये आपको चाइना देखने को मिलेगा। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बरसों से चली आ रही अनबन दूर करने और संबंध सुधारने के लिए कुछ अप्रत्याशित कदम उठाए हैं और इससे वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ी हलचल हुई है। उनकी ऐसी असामान्य सी पहल से नाटो गठबंधन के भीतर ही दरारें पैदा कर दी है और इससे पश्चिमी देश इस बात को लेकर आशंकित हुए कि अमेरिका यूक्रेन यूरोप की रक्षा के प्रति अपेक्षित दायित्व निभाने का इच्छुक नहीं रह गया। ट्रंप द्वारा यूरोप को एक तरह से दरकिनार करने और उदारवादियों के सबसे अधिक निशाने पर रहने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेल मिलाप से यूरोपीय देशों में निराशा का माहौल है। ट्रंप के रुख रवैये में आए इस बदलाव से दूसरा पक्ष परेशान है और चीन और यूक्रेन के अस्तित्व और रूस के साथ उसके 3 वर्षों से चल रहे युद्ध के अंजाम जैसे विषय विश्व व्यवस्था के लिए अहम तो है, पर इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका रूस को चीन के चंगुल से निकालकर बाहर लाने में कामयाब हो सकेगा। क्योंकि एक समय आप देखते हैं कि ऐसा भी था जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो यूक्रेन की तरफ खड़े हुए थे, यूक्रेन के पक्ष में आप देखते हैं वोट करते थे। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो रूस के पक्ष में वोट कर रहे हैं और यूक्रेन के विरोध में बोल रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं वो। जबकि जब से ट्रंप ने पूर्ववर्ती जो बाइडेन प्रशासन की नीतियों को उलटकर पुतिन के साथ नरम रुख अपनाया, तो कुछ टिप्पणीकार इसकी तुलना रिवर्स निक्सन यानी पिछली सदी के 8वें दशक में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के रणनीतिक उलटफेर से कर रहे हैं। निक्सन ने सोवियत संघ की काट के लिए माओवादी चीन से हाथ मिलाया था और इससे रूस चीन कम्युनिस्ट गठबंधन में दरार डाली। परिणाम स्वरूप अमेरिका शीत युद्ध का विजेता बना। उसी तर्ज पर अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप भी इसी प्रकार रूस से तनातनी घटाकर चीन के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता को दुर्बल करने की मंशा से अलग राय पर चल रहे हैं। और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस संदर्भ में कहा कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ युद्ध रोकने को प्राथमिकता दे रहा है। यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में सैन्य संसाधन बनाए रखने से जुड़ी समस्या की वास्तविकता को भांप रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए यूरोप से कूच करना चाहता है कि एशिया में चीन का प्रतिरोध विफल ना हो जाए और इसका अर्थ है कि रूस के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर यूक्रेन युद्ध का अंत कराकर और यूरोप की सुरक्षा का भार यूरोपीय देशों के हाथों में सौंपकर अमेरिका अपनी सैन्य और सामरिक ऊर्जा को हिंद प्रशांत में चीन के विरुद्ध केंद्रित करने का प्रयास भी करेगा। और इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने भी चीन को अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी करार दिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका यूरोप के सुरक्षा मामलों में उलझ गया और एशिया में चीन का डटकर मुकाबला नहीं कर पाया। जहां तक यूक्रेन की बात है तो इससे चीन को लाभ पहुंचाया है और इसके चलते रूस पर पश्चिमी देशों का आर्थिक प्रतिबंध और दबाव बढ़ा, जिससे रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर होता गया और इसी स्थिति में मॉस्को और बीजिंग ने असीमित मित्रता का ऐलान किया था और नए शीत युद्ध के अंतर्गत चीन और रूस सशक्त संयुक्त मोर्चा बनाकर अमेरिका का मुकाबला करने लगे थे और इससे चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा और मनोबल को नए पंख लगे। यूक्रेन युद्ध का दूसरा फायदा चीन को इस प्रकार मिला कि अमेरिका का ध्यान यूरोप में मित्र राष्ट्रों की ओर केंद्रित हो गया। इससे एशिया में चीन के विस्तारवाद से भयभीत अमेरिकी साथियों को पर्याप्त सामग्री और सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। और वैसे तो अटलांटिक और प्रशांत क्षेत्रों की रक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, परंतु अमेरिका द्वारा रूस को खतरनाक दुश्मन करार देने से चीन को एशिया में मनमानी करने की काफी ढील और सहूलियत मिल रही थी। रूस को चीनी शिकंजे से दूर रखना और चीन के साथ कड़ाई से जूझने में ही अमेरिका की भलाई है, लेकिन इस नीति को मूर्त रूप देना आसान नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि चीन का सौतेला बच्चा या छोटा भाई बनने में रूस को घाटा है, लेकिन उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में माना कि रूस और चीन के बीच प्रगाढ़ आर्थिक संबंध हैं जो एकाएक नहीं तोड़े जा सकते। अमेरिका रूस पर लागू सभी आर्थिक प्रतिबंध और तकनीकी पाबंदियां हटा भी दे और रूस की खनिज संपदा के विकास के लिए अनुबंध भी करे, तब भी पुतिन आशंकित हो सकते हैं और स्थायी उपाय नहीं होंगे। अतीत में निक्सन को अपनी नीति में सफलता इसलिए भी मिली थी कि तब यूरोप भी अमेरिका से सहमत
था। फिलहाल अमेरिका और यूरोप में मतभेद इतने गहरे हैं कि रूस पर भले ही अमेरिकी दबाव कम हो जाए, लेकिन यूरोप के साथ रूस के आर्थिक और तकनीकी रिश्ते कड़वे ही रहेंगे, विशेषकर तब तक जब तक कि यूरोप के अनुसार रूस यूक्रेन के साथ न्याय नहीं करता। वहीं मास्को के नजरिए से बीजिंग कई मायनों में वॉशिंगटन से विश्वसनीय और स्थिर लगता है, और इसी कारण पुतिन ने दोहराए चीन के साथ रूस के संबंध सामरिक हैं, ये क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे और बाहरी कारकों से संबंध बाधित नहीं होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी वही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चाहे जैसी भी बदलती हो, चीन और रूस संबंध निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि रूस एक भरोसेदार मित्र है और जो अमेरिका है ना, ये मतलबी है, स्वार्थी है। तमाम अड़चनों के बावजूद अमेरिका अगर रूस के साथ रिश्ते सुधारेगा तो चीन पर रूस की निर्भरता थोड़ी कम होगी और रूस अमेरिका से कुछ अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने में भी संकोच नहीं करेगा। इस गतिशील अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अंततः मौलिक परिवर्तन होगा या नहीं, यह तो समय ही बता सकता है। हम इतना जरूर मान सकते हैं कि रूस के प्रति ट्रंप के बदले रवैये से चीन चिंतित है, और अगर अमेरिका रूस संबंध बेहतर होंगे तो यह भारत के हित में ही होगा, और यदि रूस चीन के दबदबे से उभरे तो भारत के लिए खुशखबरी होगी। और यूक्रेन की अखंडता और सुरक्षा की फिक्र सबको है, लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से ट्रंप के नए दाव अवांछित नहीं है। स्तंभकार फ्रेंड्स इंडिया के लॉजिस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं, इनका नाम है श्री राम चौलिया, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहां नाटो की बात हुई, नाटो के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक संगठन है और कहते हैं कि रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है ना, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें, 32 सदस्य हैं, ये भी याद रखिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। खतरा बढ़ता तापमान, और इस साल फरवरी के पहले ही हफ्ते में मैदानी राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ध्यान रहे कि बीता साल भारत के लिए बेहद गर्म रहा है, और जिसमें हम हर महीने औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इस वर्ष जिन दिनों में बसंत की मधुरता का एहसास होना चाहिए था, उन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में पारा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और दमन द्वीप के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली और उसके आसपास का तापमान 28 डिग्री से पार होना सामान्य नहीं है। बीते कुछ वर्षों में जब गर्मी अचानक बढ़ती थी तो मान लिया जाता था कि यह अल नीनो या फिर लालिना का असर है, लेकिन इस बारे में तो लालिना अप्रभावी रहा है। स्पष्ट है कि मौसम का बदलता मिजाज जलवायु परिवर्तन की मजबूत होती पकड़ की तरफ इशारा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संस्थान कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार इस साल जनवरी में विश्व का औसतन तापमान 13.23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल की सबसे गर्म जनवरी से 0.09 डिग्री अधिक था। और ऐसा तब हुआ है जब प्रशांत महासागर में लानिना प्रभाव विकसित हुआ था। दक्षिणी अमेरिका से भारत तक के मौसम में बदलाव के सबसे बड़े कारक अल नीनो और लानिना प्रभाव ही होते हैं। और आप देखिए, अल नीनो का संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और सूखे से है, वहीं लालिना अच्छे मानसून का वाहक है। इन दोनों घटनाओं का संबंध सुदूर पेरू के तट पूर्वी प्रशांत और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पश्चिमी प्रशांत से है। हवा की गति इन प्रभावों को दूर तक ले जाती है। यहां जानना जरूरी है कि भूमध्य रेखा पर समुद्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस इलाके में पूरे 12 घंटे निर्बाध सूर्य के दर्शन होते हैं, और जिससे सूर्य की उष्मा अधिक समय तक यहाँ की धरती की सतह पर रहती है। तभी भूमध्य क्षेत्र या भूमध्य प्रशांत इलाके में अधिक गर्मी पड़ती है। इससे समुद्र की सतह का तापमान प्रभावित रहता है। आमतौर पर सामान्य परिस्थिति में भूमध्य हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और गर्म हो चुकी होती हैं, और गर्म हो चुके समुद्री जल को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र तट की ओर बहा ले जाती है। गर्म पानी से भाप बनती है और उससे बादल बनते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वी तट के आसपास अच्छी वर्षा होती है। नमी से लदी गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनकी नमी निकल जाती है और वे ठंडी हो जाती हैं। तब पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी हवाएं पेरू के समुद्र तट एवं उसके आसपास नीचे की ओर आती हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र से ऊपर उठती गर्म हवाएं इससे टकराती हैं। इससे निर्मित चक्रवात को वाकर चक्रवात कहते हैं। अल नीनो परिस्थिति में पछुआ हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं एवं समुद्र का गर्म पानी लौटकर पेरू के तटों पर एकत्रित हो जाता है, और इस तरह समुद्र का जल स्तर 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण होता है और बरसात वाले बादल निर्मित होते हैं, और इससे पेरू में तो भारी बरसात होती है, लेकिन मानसूनी हवाओं पर इसके विपरीत प्रभाव के चलते ऑस्ट्रेलिया से भारत तक सूखे की स्थिति बन जाती है। लानिना प्रभाव के दौरान भूमध्य क्षेत्र में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाली अधड़
अंधड़ हवाएं पेरू के समुद्र तट के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं और इससे पेरू के समुद्री तट पर पानी का स्तर बहुत नीचे आ जाता है और जिससे समुद्र की गहराई का ठंडा पानी थोड़े से गर्म पानी को प्रतिस्थापित कर देता है। और इन दिनों लानीना सक्रिय है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से ना तो भारत में वर्षा हो रही है और ना ही पहाड़ों पर पर्याप्त बर्फबारी है। उल्टे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम की गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो सबसे बड़ा नुकसान खेती किसानी को होगा। और आप देखेंगे कि गेहूं, इसमें आप देखिए गेहूं के दाने कमजोर होंगे और चना आप देखते हैं कि सरसों फसल भी समय से पहले पक जाएंगे। सेब और लीची के पेड़ों में फूल के परागण का समय कम रहेगा और जिससे फल बनने एवं पकने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यदि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो यह खरीफ मौसम के दौरान किसानों की आय 6.2% तक घटा देती है और असिंचित क्षेत्रों में रबी मौसम के दौरान किसानों की आय 6% तक कम कर देता है। इसी तरह बारिश में औसतन 100 मिलीमीटर की कमी होने पर खरीफ के मौसम में किसानों की आय में 15% और रबी के मौसम में आप देखिए किसानों की आय में 7% की गिरावट आती है। अब यह खतरा सिर पर है। मच्छर जैसे परजीवी बढ़ते हैं, तापमान से पैदा हो रहे हैं और पारंपरिक दवाएं उन पर बेअसर साबित हो रही है। धरती का नमी कम होने से गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो लू के दिन भी बढ़ेंगे जो देश की बड़ी आबादी के स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर असर डालेंगे। ऐसे में सरकार को अपनी नीतियां गर्म होते मौसम के अनुरूप बनाने की जरूरत है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस कम करने के तरीकों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। फिर ऊर्जा और पानी की बचत प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। अंततः इससे प्रभावित होने वाले मेहनतकश लोगों को राहत और वैकल्पिक आजीविका की कार्य योजना गांव स्तर पर बनाई जानी चाहिए। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। प्रसन्नता का भाव, ये आप देखिए, सुदीर्घ अवधि तक आपने भी आकांक्षाएं सजोई होंगी कि फला चीजें मिल जाए तो जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। कालांतर में वह सब मिल जाने पर आपका सोच पलट गया क्योंकि आपके दिन नहीं फिरे। अंतर यह रहा कि आपकी आकांक्षाएं बदल गई। वे अभागे हैं जो बहुत कुछ मिलने पर भी अप्रसन्न और असंतुष्ट रहते हैं। प्रसन्नता व्यक्ति के आत्मा को प्रफुल्लित और ग्राही मुद्रा में रखती है। प्रसन्न व्यक्ति अरुचिकर साधनों, सामग्रियों या संबंधों से व्यथित, चिंताग्रस्त या विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे ज्ञान रहता है कि जिन दुष्कर प्रतीत होती परिस्थितियों से निवारण संभव नहीं है उनसे समन्वय बैठाए बिना प्रसन्न नहीं रहा जा सकता है। और आप देखिए, प्रसन्न व्यक्ति वर्तमान की परिस्थितियों से तालमेल बैठाना जानता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टाकर्ता को परम प्रसन्नता देते हैं और प्रसन्न चित्त व्यक्ति का सर्वत्र स्वागत किया जाता है। परिचित से अभिप्रेरित प्रसन्नता मनुष्य को सन्मार्ग की ओर प्रशस्त रखती है और उस पर आप देखिए भागव त्रिकृपा बरसती है। और हंसी प्रसन्नता का पर्याय नहीं है। आज आप देखते हैं कि समाज में निराश व्यक्ति भी हंसने का स्वांग कर लेता है। जिसे घर परिवार कार्यस्थल या समाज में अपनी दशा न सुहाए वह प्रसन्न नहीं रहता है। चूंकि मनुष्य का मूल स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः संसारिक लक्ष्यों से युक्त आकांक्षाएं उसे वास्तविक प्रसन्नता से वंचित कर देती हैं। प्रकृति की व्यवस्था के सामंजस्य से जिएंगे तो विपन्नता या नकारात्मक भाव के दुष्प्रभाव से दूर रहेंगे। रोम रोम प्रसन्नता, जीवंतता और उत्साह से परिपूर्ण होगा। प्रसन्न व्यक्ति चिंताकुल नहीं रहेगा और प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले स्वास्थ्य, समृद्धि या कीर्ति आदि के पात्र बनते हैं और अप्रसन्न व्यक्तियों से अधिक सफल रहते हैं। प्रसन्न रहने का कारण न तलाशें और ऐसी मनोवृत्ति बना लें, तब दुखियों, अज्ञानियों का जीवन भी आलोकित कर सकेंगे। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। घटिया निर्माण। देश भर में प्रतिदिन होने वाली जानलेवा मार्ग दुर्घटनाओं के बीच नए सिरे से यह सामने आने पर आश्चर्य नहीं कि अधिकांश सड़क हादसे के लिए दोषपूर्ण रोड डिजाइनिंग भी उत्तरदायी होती है। यह तथ्य इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन ने पिछले वर्ष दिसंबर में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रक और टैंकर के बीच हुई भीषण टक्कर की जांच के बाद सामने रखा है। 20 लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना ने इसलिए ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि गैस टैंकर की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। इसके चलते आसपास भयानक आग लग गई थी और आईआईटी ने यह भी बताया कि मार्ग दुर्घटनाओं के अन्य कारणों में हाईवे की निगरानी के अभाव के साथ यातायात नियमों की अनदेखी भी है। चिंता की बात यह है कि बार बार यह सामने आने के बाद भी हालात
सुधर नहीं रहे हैं। मार्ग दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण खराब रोड डिजाइनिंग है, और इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि NHAI के इंजीनियर भी सड़कों का निर्माण दोषपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और जब NHAI इंजीनियरों का यह हाल है, तब फिर इनका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अन्य विभाग यह काम कितनी पूर्णता से करते होंगे, यह किसी से छिपा नहीं है। राजमार्गों के साथ साथ हाईवे, एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले जोखिम भरे स्थलों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये स्थल इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सड़कों के निर्माण को दोषपूर्ण डिजाइनिंग से बचाया नहीं जा पा रहा है। और सड़कों के निर्माण में दोषपूर्ण डिजाइनिंग देखने को मिलना इसलिए अक्षम्य है क्योंकि अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। समस्या यही नहीं है कि केवल सड़कें ही दोषपूर्ण डिजाइनिंग और गुणवत्ता में कमी का शिकार हैं। समस्या यह भी कि आधारभूत ढांचे से जुड़े अन्य निर्माण में भी गुणवत्ता का अभाव और खराब इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। आधारभूत ढांचे का निर्माण भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है, और समझना कठिन है कि जैसी बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता मेट्रो के ढांचे के निर्माण में देखने को मिलती है, वैसी अन्य निर्माण कार्यों में क्यों नहीं मिलती है। यह समझा जाना चाहिए कि यदि देश को वास्तव में विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना है तो हर तरह का निर्माण विश्वसनीय होना चाहिए। दुर्भाग्य से घटिया निर्माण कार्यों की तमाम शिकायतों के बाद भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कि स्थिति यह है कि नया बना निर्माण भी कुछ ही समय में या तो अपर्याप्त साबित होने लगता है, या फिर यह शिकायत आने लगती है कि उसका निर्माण अपेक्षित मानकों के हिसाब से नहीं किया गया है। और कहते हैं ना कि उद्घाटन होने से पहले ही आप देखते हैं कि पुल गिर जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। आप देखेंगे अपराधियों में भय जरूरी है। पंजाब में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों को जेल भेजने, उनकी संपत्ति जब्त करने के बाद भी पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। कदाचित यही कारण है कि आए दिन तस्करी के मामले में सामने आते रहते हैं। और अब आप देखते हैं पंजाब सरकार ने तस्करों की ओर से अवैध तरीके से बनाई गई घरों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई शुरू की है, उसका असर दिखना स्वाभाविक है। जब स्वजनों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा, तब तस्कर उनके बारे में चिंता करेंगे। इतना ही नहीं, जिन घरों में परिवार बरसों से रह रहा है, उसे रातों रात ध्वस्त करने में उनमें खौफ भी पैदा होगा। अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना आवश्यक है। पुलिस को आप देखते हैं कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हो। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सख्त संदेश देने का सरकार ने निर्णय लेकर उचित ही किया है। यह जरूरी है कि क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी विभागों में आम जनता चक्कर काटती रहती है और उसके काम नहीं होते। मंगलवार को ही गुरुदासपुर में जहां 9 लाख रुपए के गबन के आरोप में BDPO को निलंबित किया गया, वहीं सिविल अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विभिन्न विभागों में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। एक बार पंजाब को देख लीजिए। ये आप देखिए, पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है इसकी। राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। नारी शक्ति का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को के अवसर पर एक खास पहल की घोषणा की है। 8 मार्च को आप लोग महिला दिवस मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वह विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को इस दिन अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट X, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि सौंपेंगी, ताकि वे अपने जीवन अनुभव और चुनौतियों उपलब्धियों को देश दुनिया के साथ साझा कर सकें। इच्छुक महिलाएं नमो ऐप के जरिए इस पहल में शामिल हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि 8 मार्च 2020 को भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी महिलाओं को सौंप दिए थे। सरकार की अनेक नीतियां और योजनाएं भी महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर चलाई जा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर में लखपति दीदी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ाने, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना को भी मंजूरी दी गई। डेयरी उद्योग में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। हालिया बजट भी महिला हितैषी रहा, जो यह दर्शाता है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण पर आप लोग लिख रहे हैं, तो ये प्रयास सरकार के आप लोग लिख सकते हैं आंसर राइटिंग निबंध में। और देखिए, बजट की बात करें तो आपको बता दूं कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। और हमारे समाज में घरेलू महिला की दिनचर्या सूरज निकलने से पहले शुरू होती है और देर रात तक चलती रहती है।
उनके लिए सप्ताह के रातों सातों दिन एक जैसे होते हैं। इसके लिए उन्हें ना तो कोई वेतन मिलता है, ना ही कोई ड्यूटी मिलती है। भारतीय संस्कृति में घरेलू कामकाजी महिलाओं दोनों ही पति, बच्चों और घर की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर देती हैं। भारतीय महिलाएं प्रेम और जिम्मेदारियों से लवरेज होती हैं। वे अपनों के लिए किए गए घरेलू काम को कर्तव्य समझती हैं। ऐसे में पुरुष उन्हें थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सी इज्जत देकर उनके इस काम की सराहना कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष का दायित्व बनता है कि वह न केवल महिला दिवस पर बल्कि अन्य दिनों में भी अपने घरों की महिलाओं को कुछ खास महसूस करवाएं। घर परिवार, बुजुर्ग, बच्चों को संभालने के लिए उन्हें सम्मानित करें। इससे वे न केवल दुगनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे बल्कि आपके इस सम्मान से काफी खुशी भी होंगे। साथ ही आने वाली पीढ़ी भी कभी घरेलू काम करने में को निम्न नहीं समझेगी। और जहां स्त्रियों को सत्कार एवं सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना होगा अगर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस सामाजिक एकता का प्रकटीकरण, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। तो प्रयागराज का महाकुंभ हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को स्पंदित कर समाप्त हो गया है। जिसे जैसी आस्था थी उससे वह संदेश लेने में सफलता पाई। इस महाकुंभ में 40 दिन में 65 करोड़ से अधिक लोगों की आस्था की डुबकी सभी के मन मस्तिष्क पर इस जीवन काल के लिए अंकित हो गई है। 65 करोड़, आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा जन समुद्र मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में आने का किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था। सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही संत समाज के पीछे पीछे भारत का आम समाज माघ महीने में मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक यूं ही प्रयागराज आता रहा है। जाति, भाषा, प्रांत, समुदाय इस राय में कभी बाधा नहीं बनता है। स्नान घाट सबके लिए एक रहे। गंगा के पानी या फिर संगम ने किसी से भेदभाव नहीं किया है। समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो विभिन्न अखाड़ों में समाज के सभी वर्गों को लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, जो शोभा यात्रा के रूप में कुंभ में पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ही यहाँ से विदा लेते हैं। ये अखाड़ी हिंदू धर्म में साधु संतों का एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक और शारीरिक अनुशासन का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। अखाड़ा परंपरा धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज को एकजुट करने और मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आस्था, अगर आस्था है तो कोई भी इस कुंभ मेले का भागी बन सकता है और आप देखते हैं किसी पर रोक नहीं है। यहाँ आने और स्नान दर्शन के लिए किसी का कोई निषेध नहीं है। सामाजिक समरसता, बंधुत्व और भाईचारे का ऐसा अप्रतिम उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो, जहां 40 दिन में 65 करोड़ से ही अधिक लोग साथ आते हों, एक साथ चलते हों, एक साथ मंत्रोच्चार करते हुए हों और एक मन से अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हों। संभवतः यही कारण है कि महाकुंभ नहीं पहुंच पाने वाला एक ऐसा वर्ग भी है जो गंगा की निर्मलता में मैल का अंश तलाशता है। तो वहीं तो जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए इन सब का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ आस्थावान श्रद्धालु केवल गंगा जल की निर्मलता के प्रति समर्पित दिखते हैं। और भारतीय चिंतन, शायद भारत का चिंतन ही इस स्तर पर पहुंच पाया जहाँ का ऋषि कहता है कि संगच्छो और सवध्यमन सा वो मानासी जानताम। ये संस्कृत देवा भाग यथा पूर्वे सजना नाना उपासते। भैया संस्कृत हमारी अच्छी नहीं है, अर्थात हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोले, हमारे मन ही एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वे वंदनीय हैं और इसमें संबो मनासी यानी हमारा मन एक होने की जो बात है वह मानव चिंतन की पराकाष्ठा जान पड़ती है। जहां शायद कोई और विश्व सभ्यता अपने विश्वास, विकास और चिंतन के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी नहीं सोच पाई, विश्व की अन्य सभ्यताएं और समाज राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता तक तो सोच पाए, लेकिन मन और विचारों की एकता के बारे में भारत के अलावा कहीं और चिंतन नहीं हुआ। आज जब आप देखिए भारत और दुनिया के
अन्य हिस्सों में तमाम तरह की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता के कारण लोगों में बेमनस्ता का भाव आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में देश और धर्म विरोधी ताकतें इन असमानताओं को विभिन्न रूप देकर अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कौन सी समस्या विकराल रूप ले लेगी। ऐसे में लगता है कि भारत में उपजा साबोमनासी का यह भाव समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकता है। प्रयागराज का महाकुंभ राजनीतिक राष्ट्रीय एकता से ऊपर सामाजिक एकता की बात तो करता है, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उससे आगे जाकर ऋग्वेद की उस ऋचा को चरितार्थ करता जो कहता है सर वो मन नांसी द्र, यानी हमारा मन एक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रयागराज के महाकुंभ को एकता का महाकुंभ यूं ही नहीं कहा है। वह जानते हैं कि प्रयाग में हुआ यह महाकुंभ आस्था की डुबकी मात्र नहीं है, यह भविष्य की आर्ट है, भारत के प्रगटीकरण का उद्घोष है, अखिल विश्व मंगलमयी बने उसका एक रास्ता है। प्रयाग हमारी समृद्ध जल नदी संस्कृति का प्राचीनतम आयाम है। भारतीय ज्ञान परंपरा के सतत प्रवाह जैसे हजारों साल से कुंभ स्नान के रूप में अनवरत जारी है। प्रयाग संगम और कुंभ के ऐतिहासिक, साहित्यिक और सामाजिक, आर्थिक और सभ्यतागत लोक स्मृति के संबंध इसे अमर बनाते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का तीर्थ स्वरूप आज भी लगभग उसी रूप में है। महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक लोग देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आकर अपने मोक्ष और जगत के कल्याण की कामना से आस्था की डुबकी लगा गए। किसी का अमंगल नहीं सोचा, स्वयं थोड़ा तंग हुए होंगे लेकिन किसी को परेशान नहीं किया। अलग अलग आश्रमों और अखाड़ों में हजारों विचारिक सत्य, प्रवचन और भजन हुए, और जिसमें आप देखिए विश्व कल्याण की बात तो हुई लेकिन किसी के अमंगल की बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यह महाकुंभ ऐसे चिंतन से निकलता है जो केवल सामाजिक एकता का प्रकटीकरण नहीं करता है, बल्कि हमारे मन कैसे एक हो इस पर लगातार विचार करता रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मन की एकता हो गई तो बाकी में समय नहीं लगेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। प्रयाग भारतीय परंपरा का सतत गंगा प्रवाह। प्रयाग संगम और कुंभ का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति, परंपराओं के गहरे से समाहित है, जो भारतीय अस्तित्व और पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। पुराणों में इस क्षेत्र की उपमा जनन तंत्र से की गई है, जहां गंगा और यमुना रूपी दो जगह प्रयाग में मिलती हैं और समुचित द्वाब क्षेत्र जिसका आखिरी सिरा प्रयाग है उसे उपजाऊ समृद्ध बनाती है। प्रतीकात्मक रूप से प्रयाग की भूमि जीवन की उत्पत्ति और पोषण की भूमि है। नदियों का मिलना एक अभूतपूर्व घटना है। जो प्रयाग है जो मानव जीवन को पोषित करती है। शायद इसी वजह से किसी भी दो नदियों की मिलन स्थली प्रयाग बन गई, जैसे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। इस पवित्र संगम को पहली बार प्रयाग नाम उपनिषद में मिलता है। पुराण तो प्रयाग के महात्मा से भरे पड़े हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग ही वह जगह है जहां शंखासुर से वेदों को मुक्त करने के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, जहां ब्रह्मा ने बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन किया जहां वेदों को रखा गया, और यही घटना प्रयाग के नामकरण का आधार भी बनी। यानी बहुत बड़ा याग का मतलब होता है यज्ञ। पौराणिक यज्ञ का प्रसार पूर्व में गया से लेकर पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पुष्कर तक था, और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र अनेक तीर्थ से भरे पड़े हैं और उनमें प्रयाग तीर्थराज है। ऋग्वेद में स्थित आसित संगम का जिक्र विशुद्ध भौगोलिक संदर्भ में है। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ तीर्थ केंद्र विकसित हुए और तीर्थ यात्रा का भी रिवाज शुरू हुआ, और गंगा यमुना का संगम हमारी संस्कृति की शुरुआती तीर्थ क्षेत्र के रूप में उभर प्रयाग के रूप में सामने आया। और मनुस्मृति में प्रयाग का जिक्र हिमालय और विंध्याचल के बीच बसे प्रांत का भूगोल बताने के लिए किया गया, और जिसके पूर्वी सिरे पर गंगा यमुना का संगम है। भारतीय वाग्मय समेत भारत की साहित्यिक रचना सांसारिक और विभिन्न कालखंडों के काव्य गंगा यमुना के संगम प्रयाग क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व दर्शाते हैं। हजारों वर्षों से अनेक ग्रंथ एवं साहित्यकार संगम पर दोनों नदियों के पानी के अलग अलग रंग और प्रकृति का जिक्र करते आए हैं, जो आज भी आप देखिए संगम पर देखता है, और जहां गंगा का साफ पानी यमुना के गहरे रंग वाले पानी से मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोनों नदियों में बह के आ रही अलग अलग मिट्टी की मात्रा और प्रवृत्ति के कारण दोनों नदियों के पानी का रंग अलग अलग होता है।
जिसका जिक्र कालिदास बाखूबी करते हैं। वेद पुराण से लेकर तमाम साहित्यिक रचनाएं प्रयाग को ऐतिहासिकता की गवाही देते हैं। शुरुआती दौर में सब इसे गंगा यमुना नदी के संगम तीर्थराज के रूप में इसकी पवित्रता को प्रति स्थापित करते हैं। वर्तमान में प्रयाग न केवल गंगा यमुना बल्कि आदर्श नदी सरस्वती के संगम के रूप में जनमानस में रचा बसा है। यह गंगा यमुना की बेड़ी नहीं बल्कि गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। इस बात की पहली निशानदेही महाकवि विद्यापति की रचना भू परिक्रमण में मिलती है, जहां तीर्थराज प्रयाग में नहीं बल्कि 3 नदियों के समन्वय का जिक्र है। विद्यापति के बाद की रचनाओं में सरस्वती नदी गंगा यमुना के साथ साथ संगम में स्थान पाती है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम का तीर्थ स्वरूप आज भी लगभग उसी रूप में है। आज भी गंगा की धवल यमुना की मटमैली धारा उसी तरह संगम में मिलती है जैसे ऋग्वेद के खिल सूक्त में वर्णित है। तभी तो भारतीय सभ्यता, आप देखिए, इस धरा की एकमात्र जीवित सभ्यता है और यही सतत ज्ञान गंगा का प्रवाह है, यही सनातन का। देख रहे हो। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और देखिए भैया, प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है, तो थोड़ा अपनी भी सोच बना के रखा करिएगा। औद्योगिक प्रोत्साहन के प्रयास को केंद्र का भरोसा, ये आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में अभी बिजनेस समिट हुई ना, उसी की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें? 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो कितना पैसा आ गया देख लीजिए। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो गई होंगी। औद्योगिक मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर चल रहे मोहन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के उस भरोसे से उत्साहित हैं जो उन्होंने देश दुनिया के उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश के लिए व्यक्त किया। सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय है। उन्होंने देश के विकास के लिए जिन 3 क्षेत्रों टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का उल्लेख किया, उनमें भी मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतरीन मानी जाती है। समापन समारोह में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संबोधन का समापन उद्यमियों को इस भरोसे के साथ किया कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए बेहतरीन है और अनुकूल भी है। वह यह भरोसा देने में सफल दिख रहे हैं कि यहाँ चुस्त प्रशासन आपके सहयोग के लिए तत्पर है और केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खुलकर निवेश करें। दरअसल मोहन सरकार के अब तक के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के हर बड़े कदम के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की छाप लगातार गहरी होती जा रही है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, लोक कल्याण के कोई भी निर्णय है, इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो, इनसे संदेश साफ उभर कर सामने आता है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरी तरह से खरा उतरने की तैयारी है। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मोहन यादव ने जिलों से संभागों से देश के महानगरों और इसके बाद विदेश की धरती तक जिस तरह कदम बढ़ाए हुए मोदी के साथ सबका विकास के संदेश को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव GIS से काफी उत्साहित और आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की विजन को आधार बनाकर मध्य प्रदेश की प्रगति का खाका पेश किया। तो शुरुआत यह कहकर कि पहले भोपाल की पहचान दुखदायक गैस कांड से होती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी के आने से अब भोपाल की पहचान विश्व स्तर पर बदल गई है। ये भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही है। चलिए, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिए आप लोग। मध्य प्रदेश में कुछ समय के दौरान आयोजित 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 2.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि रोजगार के 2.74 लाख अवसरों की उम्मीद है। अब देखते हैं। वही इंटरेक्टिव सेशन में 1.82 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 1.32 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। यह आंकड़ा 2 दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में 26.61 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और रोजगार के 17.34 लाख अवसरों की उम्मीद जगी है। और इस प्रकार सरकार का दावा है कि एक साल में कुल 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कुल आप देखिए 21.40 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए सरकार उम्मीद जता रही है कि अधिकांश निवेश प्रस्ताव को हम धरातल पर उतार लेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार क्रमशः इसके कुछ हिस्सों को भी जमीन पर उतार सकी तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में बड़ा नाम बनकर उभरेगा। जब मोदी के मन में MP और MP के मन में मोदी के मंत्र पर मोहन सरकार की गति दिखाई पड़ती तो भरोसा किया जा सकता है कि लगातार मॉनिटरिंग कर सरकार निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दावा है कि विभागों के प्रमुख सचिव प्रत्येक सप्ताह इन निवेशों की प्रगति की जानकारी लेंगे। वही हर महीने मुख्य सचिव अनुराग जैन भी समीक्षा करेंगी। दूसरी ओर डॉक्टर यादव दोहराते हैं कि अब क्षेत्र में विशेष के हिसाब से समिट के आयोजन की लचर है।
आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस आयोजन की लचर व्यवस्था से प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों इन दिन व्यवस्थाओं में काफी कमजोरी रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए धूप में पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। आयोजन में व्यवस्था को लेकर भी कई जगह सवाल खड़े हुए। मोहन सरकार यदि अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता से आगे बढ़ेगी तो इसकी झलक प्रशासनिक कसावट और कठोर निर्णयों के रूप में जरूर दिखाई देगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।